स्टडी कॉर्नर। और कॉलेज स्टडी कॉर्नर में आज हम आप लोगों को ट्रांसलेट करके सुनाएंगे बांग्ला की एक शॉर्ट स्टोरी। जैसा कि आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था, मुझे भी लगता है कि स्टोरी अगर ट्रांसलेट करके हम आप लोगों को बताएं हिंदी में तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने का मिलेगा, बांग्ला कल्चर के बारे में आप लोगों को समझने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की इस स्टोरी के साथ। शॉर्ट स्टोरी है और जैसा कि आप लोग को पता है बांग्ला साहित्य हो और रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम ना आए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उनको तो सबको पता है, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए? उन्होंने पोएम की जो बुक का कलेक्शन था गीतांजलि, उसके ऊपर 1910 में नोबेल प्राइज मिला था और उनको गुरुदेव जी की उपाधि दी गई थी। तो उन्हीं की लिखी हुई आज एक शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है दुर्बुद्धि, मतलब जब बुद्धि हम लोग का भ्रष्ट हो जाता है, उसी के ऊपर है ये स्टोरी। स्टोरी जो है आम जनजीवन के ऊपर है, जो हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं, एक इंसान के साथ क्या होता है उसी पे है। क्योंकि मोस्टली ये जो बड़े बड़े लेखक थे वो ऐसी स्टोरी लिखते थे कि जो हम लोग की आम जनजीवन से रिलेटेड जो स्टोरी होती थी। तो मेन स्टोरी बताया गया है, तो जब हम लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, अक्सर ये होता है कि हम लोग बहुत कुछ काम ऐसे कर देते हैं जो हम लोग अनजाने में किसी के साथ बुरा कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं करते, हर कोई करता है, जाने अनजाने में हम लोग बुरा कर देते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है, हम लोग का ध्यान कहीं और रहता है। ठीक है, लेकिन जब बाद में रियलाइज होता है, काफी देर हो चुकी होती है। तो इसी पे बेस है आज की स्टोरी। तो हम शुरू करते स्टोरी को पढ़ना। पहले हम बांग्ला वाला पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे। यस, स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। बट यस, बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज कॉलेज स्टडी कॉर्नर, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। स्टार्ट करते हैं। ভিটা ছাড়িতে হইল, কেমন করিয়া তাহা খোলাসা করিয়া বলিব না, आभास দিব मात्र। भीटा मतलब बांग्ला में बाड़ी होता है, घर होता है, जहाँ हम लोग रहते घर, उसको शुद्ध बांग्ला में भीटा बोलते हैं। तो घर छोड़ना पड़ा। अब क्यों छोड़ना पड़ा, यहाँ पूरी तरह से देखिए। अब हम स्टोरी पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। तो घर क्यों छोड़ना पड़ा ये हम पूरा नहीं बताएंगे, सिर्फ आप लोग को एक हल्का सा इसके बारे में जानकारी देंगे। आमी पाड़ा गाए नेटिव डॉक्टर, पुलिसेर थानार सम्मुखे आमार बाड़ी। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहीं पे मैं एक डॉक्टर हूँ और ठीक मेरे घर के सामने एक पुलिस थाना है। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগা বাবুদের সহিত অপেক্ষা কম ছিল না। সুতরাং নর ও নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয়, তেমনি আমার মধ্যস্থতার দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার उत्तरोत्तर आर्थिक श्रीवृद्धि घटिते छिलो। मतलब हम जिस गांव में रहते थे उसी गांव में हम डॉक्टर थे और ठीक मेरे घर के सामने एक पुलिस थाना था। क्योंकि दोनों थाना भी सामने था और हम डॉक्टर भी थे। देखिए, तो जो डॉक्टर है उसका तो सामना डेली होगा, रोगियों से, किसी की डेथ हो रही, इन सब चीज़ों से, तो उनका रोज का मिलना जुलना या कि रोज ही इनसे उनका दो हाथ होता था। तो इसी कारण से, क्योंकि थाना और डॉक्टर, उनका जो घर, मेरा घर, थाना और मेरा घर आमने सामने था, इसीलिए थानेदार के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी हम उनकी किसी तरह हेल्प कर देते थे, कभी वो मेरी हेल्प कर देते थे। इसी तरह एक दूसरे का, आप समझ रहे कैसी दोस्ती यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे अगर कहीं कुछ केस फंस जाए तो डॉक्टर को थानेदार हेल्प कर देते थे, या थानेदार की कहीं किसी जगह प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर हेल्प कर देते थे। दोनों की साठगांठ से आपस में अच्छी तरह चल रही थी और दोनों में काफी दोस्ती हो गई थी। এই সকল ঘনিষ্ঠ কারণে हाल नियमेर कृतविद्या दारोगा ललित चक्रवर्तीर संगे আমার একটু विशेष बंधुत्व छिलो। और उस दारोगा का क्या नाम था? ललित चक्रवर्ती। बांग्ला में है ललित चक्रवर्ती। তাহার একটি অরক্ষণীয় আত্মীয়র কন্যার সহিত বিবাহের জন্যে মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয়া করে তুলেছিলেন। কিন্তু শশী আমার একমাত্র কন্যা
মাতৃহীনা তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। अब जो दरोगा थे, उन दरोगा के कोई रिलेटिव थे जिनकी एक कन्या थी, लड़की थी, और दरोगा चाहते थे रिलेटिव की लड़की से डॉक्टर की शादी हो जाए, डॉक्टर की शादी हो जाए। लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि हम कैसे शादी करते, कि उनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था शशि, हिंदी में जो शशि बोलेंगे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था शशि, और वाइफ उनकी एक्सपायर कर चुकी थी। तो उनको ये लगता था कि अगर हम सौतेली माँ लाएंगे तो शशि के साथ बहुत गलत होगा, इसलिए वो ना नुकुर करते थे डॉक्टर साहब की नहीं अभी नहीं, आज नहीं, कल करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे। बट जो दरोगा उनके पीछे पड़े हुए थे कि नहीं, मेरे रिलेटिव की जो लड़की है उनसे आप शादी कर लीजिए। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভ লগ্নই ব্যর্থ হইল। আমারই চোখের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চাতুর্দলায় চড়িল। আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহিরে বাড়িতে मिष्टान्न खाइया निश्वास फेलिया बारी फिरिया आशिलाम। इधर तो दरोगा जी परेशान थे कि अपनी रिलेटिव की लड़की से डॉक्टर साहब की शादी करवा दें, पर डॉक्टर साहब की मेन चिंता ये थी कि मेरी बेटी है जो कि धीरे धीरे बड़ी हो रही है, क्योंकि पहले के ज़माने में शादी तो बहुत जल्दी होती थी। तो डॉक्टर परेशान थे कि मेरी बिटिया की जल्दी से करवा दे, क्योंकि आसपास जितने भी घर में बच्चे थे, लड़कियां थी, सबकी शादी धीरे धीरे होती जा रही थी। बट यहाँ टाइम निकल रहा था, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। हम बस क्या कर रहे थे, दूसरों के घर में जाके मिठाई खा के आ जा रहे थे। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे डॉक्टर साहब कि किसी तरह लड़की की अच्छी से शादी हो जाए। শশীর বয়স 12 হইয়া প্রায় 13-এ পড়ে, কিন্তু সুবিধা মতো টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড় ঘরে বিবাহ দিতে পারিব এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর একটি শুভ কর্মের আয়োজনে मनोनिवेश करिते पारिब। अब शशि जो इनकी लड़की थी उनका उसका नियर अबाउट 12 क्रॉस करके 13 में वो लड़की जा रही थी, मतलब 13 साल की होने वाली थी। लेकिन डॉक्टर साहब के पास उतना पैसा नहीं हो पा रहा था, उतना जुगाड़ नहीं हो पा रहा था कि अच्छे से किसी अच्छे घर में शादी बिटिया की कर सके। साल पे साल बीतता जा रहा था, उनको ये लग रहा था कि साल पे साल बीतता जा रहा है बट हम तो शादी नहीं करवा पा रहे हैं। সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম, এমন সময় তুলসী পাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে। শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামি পত্র লিখিয়াছে। এক্ষুনি পুলিশ তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত। तो डॉक्टर साहब यही सोच रहे थे उस दिन अपने घर में बैठ के कि कहाँ से पैसे का जुगाड़ हो, बेटी की शादी करवाइए, मन ही मन वो सोच रहे थे। तब तक क्या होता है, उनके पास में तुलसी पाड़ा, एक जगह का नाम, एक मोहल्ले का नाम, उसी गांव में तुलसी पाड़ा, वहाँ के एक जो सज्जन थे हरिनाथ मजूमदार, वो रोते रोते डॉक्टर के पास आते हैं और आके रोते हुए उनका पैर पकड़ लेते हैं। रीजन ये था कि हरिनाथ मजूमदार जो थे उनकी एक विधवा बेटी थी और रात को उसकी डेथ हो जाती है। बट किसी ने दुश्मनी करके, जैसे देखिए हर जगह होता है ना, किसी का भला कोई नहीं देखता है, सब चाहते हैं कि बस किसी को किसी तरह नीचा किया जाए। तो किसी ने जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि उनकी लड़की जो है वो विधवा थी, बट किन लोगों ने बताया कि उनकी लड़की जो है प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी, अबॉर्शन कराते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। ये जाके पुलिस को लिखवा दिया। पुलिस को जब ये कोई बताएगा तो पुलिस तो आएगी ही खोजबीन करने, तो इसीलिए रोते रोते हरिनाथ मुखर्जी इनके पास आए, डॉक्टर के पास, और आके पैर पकड़ के रोने लगे। क्या करके रोने लगे, সদ্য কন্যা শোকের উপর এত বড় অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোনো মতো উদ্ধার করিতে হইবে। उनका ये कहना था कि डॉक्टर साहब आप तो दरोगा जी के फ्रेंड हैं और इतनी बड़ी अपमानजनक बात है, कृपया हमको बचा लीजिए, क्योंकि पुलिस अभी ले जाएगी। एक तो बदनामी अलग, विधवा लड़की के ऊपर इतना बड़ा लांछन लग गया है, फिर उस सब पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ करेंगे। वो हरिनाथ मुखर्जी एकदम परेशान थे। वो कह रहे थे कि हरिनाथ मजूमदार एकदम परेशान थे। उनका कहना था कि आपकी दोस्ती है दरोगा जी से, तो आप प्लीज इसको देख लीजिए, मामले को, जो हिंदी में अभी बोलचाल की भाषा में बोलते, मामले को सल्टा दीजिए। लक्ष्मी যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর, কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহুত আসিয়া উপস্থিত হন।
আমি ঘাড় নাড়িয়া বললাম, ব্যাপারটা বড় গুরুতর। দুটো একটা কল্পিত উদাহরণ প্রযোগ করিলাম। কম্পবান বৃদ্ধ হরিণা শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিল। বিস্তারিত বলা বাহুল্য, কন্যার অন্ত্যেষ্টি সৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল। আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, ওই বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করে কাঁদিয়াছিল? আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম, जा जा, तोरा तो खबर दरकार की। तो हरिनाथ जी ने इनसे रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब से कि आप कुछ मामले को देख लीजिए, सही कर दरोगा जिसे बात करके इसको सटा दीजिए। बट उन्होंने, डॉक्टर के मन में अब लोभ था, उनको तो पैसे खाने से मतलब था। उन्होंने कहा, देखिए ये मामला बड़ा सीरियस है, हम उसमें हेल्प नहीं कर सकते। जबकि वो चाहते थे तो हेल्प कर सकते, लेकिन उनके डॉक्टर साहब का मन था कि वो कुछ पैसा ले उनसे, तब जाके मामले के प्रति थोड़ा सा अपना नजरिया दिखाए, थोड़ा सा बात करे। बट उनके पास पैसा नहीं था बिल्कुल हरिनाथ जी की, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो डॉक्टर साहब उनकी बात बिल्कुल नहीं सुने। तो जब वो चले गए और किसी तरह हरिनाथ जी ने दाह संस्कार किया अपनी बिटिया का। ये सब देखने के बाद शशि, जो डॉक्टर साहब की बिटिया थी, वो अपने पापा से पूछने लगी, पापा हरिनाथ जी आके आपके पैर में क्यों गिरे थे, वो किस लिए रो रहे थे, आपने क्यों हेल्प नहीं किया? तो पापा ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब, तो अपने काम से काम रखो। এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ। ভোজের আয়োজন প্রচুর করলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই। প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্বশান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত খাটিতে লাগিল। उसके बाद डॉक्टर साहब की बेटी की शादी, शशि की शादी तय हो जाती है। डॉक्टर साहब बहुत खुश, शादी के दिन फिक्स हो गई है। इकलौती लड़की, वो उन्होंने बहुत भरपूर आयोजन किया, बहुत खर्चा किया। घर में तो उनकी स्त्री नहीं थी, तो आसपास के जो पास पड़ोसियों ने काफ़ी हेल्प किया। इवन हरिनाथ जी, जिनको इन्होंने डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नहीं हेल्प किया था, वो भी आके काफ़ी काम किए, काफ़ी हेल्प करने। दिन भर, जानते हैं बिटिया की शादी कितना काम रहता है, तो हरिनाथ जी भी आके जबकि काफी हेल्प उनको करने लगे। गाय हलुদের দিন রাত ৩টের সময় শশীকে ওলা ওঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধে শিশিগুলো ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম, মাফ করো বা দাদা, এই পাষণ্যকে মাফ করো। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেউ নেই। হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, ডাক্তারবাবু করেন কি? আমার আপনার কাছে আমি চিরঋণী, আমার পায়ে হাত দিবেন না। আমি কহিলাম, নিরপরাধে আমি তোমার সর্বনাশ করিয়াছি, সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে। तो शादी का दिन फिक्स हो गया। तो जिस दिन शादी होने वाली थी, उस दिन सुबह एकदम भोर में, आप सोचिए, उनकी बिटिया को कॉलेरा हो गया। तो कॉलेरा उससे महामारी था। कॉलेरा अगर किसी को हो जाए तो किसी को बचाना ही पॉसिबल नहीं था। कॉलेरा भी एक तो पैंडेमिक ही था, उस समय किसी को बचाना मुश्किल, अगर ये सब हो जाए कॉलेरा बचाना पॉसिबल नहीं था। तो डॉक्टर साहब काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन बिटिया को ठीक नहीं कर पा रहे थे, किसी तरह कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब जाके उनको एहसास हुआ कि मैंने क्या किया हरिनाथ जी के साथ। वो गए और जाके हरिनाथ जी के पैरों में पड़ गए कि हमको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, आपका साथ नहीं दिया। मैं चाहता था आपको, आपके लिए दरोगा जी से बात कर सकता था, आपको जो आपका सम्मान हुआ आपकी बेटी के साथ हुआ, मैं उसके लिए थोड़ा अपनी आवाज़ निकाल सकता था। और मेरी पाप की वजह से आज मेरी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। पर हरिनाथ जी, वो तो सादे सीधे इंसान थे। वो बोले, अरे डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। देखिए, इतने अच्छे इंसान, उनकी बिटिया के साथ ऐसा हुआ, फिर भी वो कह रहे कि आप तो बहुत अच्छे हैं डॉक्टर साहब, हम आपकी बहुत রেসপেক্ট করতে, आप প্লিজ মেরা প্যার মত পকড়িয়ে। এই বলিয়া সর্বলোকের সম্মুখে আমি চিৎকার করিয়া বলিলাম, ওগো, আমি এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান আমার শশীকে রক্ষা করুন। বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া রইল। उसके बाद इतना उनको गिल्ट महसूस हुआ कि उन्होंने हरिनाथ जी के पैरों से जूते निकाल के, चप्पल निकाल के अपने आप को मारने लगे और जोर जोर से रोने लगे कि हे भगवान, मेरी वजह से आज इनको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, भगवान प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, मेरी पाप की सजा मेरी बेटी को मत दो। लेकिन हरिनाथ जी ने मेरे हाथ से अपना जूता ले लिया और हमको संभालने लगे। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। ऐसे तो ये शॉर्ट स्टोरी है, बट स्टोरी सुनने जाइए, अगर हम अच्छे से पूरा आपको डिटेल में नहीं समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आज इस पार्ट को इतना ही रखते हैं, क्योंकि स्टोरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे।
इस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कल इस पार्ट को खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कुछ और चेंजेस इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो जो मैं स्टोरी पढ़ के आप लोग को बता रही हूँ। कुछ और इसमें आप लोग चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, नहीं लगा हो तो भी बताइए कहाँ पे क्या कमी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।